हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं एक बहुत संवेदनशील विषय पर चर्चा आरंभ कर रहा हूं, क्योंकि इस चर्चा को पूरा करने के लिए एक से अधिक वीडियोस बनानी पड़ेंगी। हेडिंग है आज़ादी के बाद यानी संविधान लागू होने के बाद भारत के उत्थान में ब्राह्मणों का योगदान। एक समाज के तौर पे आज़ादी के बाद ब्राह्मण समाज का क्या रोल रहा, ब्राह्मण समाज की भूमिका क्या रही है, हम इस पर चर्चा करना आवश्यक समझ रहे हैं। आवश्यक समझने के मेरे हिसाब से दो तीन कारण हैं। एक तो ये कि अगर मैं ओबीसी, एससी, एसटी सामूहिक रूप से शूद्र कह के शूद्र समाज के ऐतिहासिक और वर्तमान अवस्थाओं पर मैं चर्चा कर रहा हूं, तो यह जरूरी है कि मैं और भी समाजों के बारे में चर्चा करूं। इस नाते नहीं कि मैं इस समाज से हूं, मैं स्वयं ब्राह्मण हूं, इस नाते नहीं, बल्कि इस नाते कि ताकि समाज की सही तस्वीर पेश हो सके। तो एक तो कारण यह है कि समाज के सबसे निचले तबके पर हमने चर्चा की, और मैं फिर से एक बात के लिए क्षमा चाहूंगा कि मैं निचला बोल रहा हूं, लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक दो तीन चार भी बोलेंगे, एक और दो बोलेंगे, एक और तीन बोलेंगे, तब भी तो आपको दिखेगा ना कि एक किसको मान रहे हैं। तो आप चाहे जो इसको मान लीजिएगा, लेकिन मेरे मन में कोई ऐसा भाव नहीं है कि मैं किसी को अंदर से अपने ऊंच मानूं, किसी को नीच मानूं। समाज मानता रहा है और प्रतिस्पर्धा भी है, बराबर बनने की चाहत है, ज़्यादा संपत्ति संसाधन की पुकार है, आक्षेप है। तो इस नाते अगर कई पैमानों से देखा जाए तो चाहे आक्षेप या विरोध के रूप में हो या सामर्थ्य के आधार पर हो, अगर एक नंबर कहा जाता है तो कुछ गलत नहीं है। आक्षेप लगाना भी उचित है और गिनती में एक नंबर पे रख देना भी ठीक है कई मायनों में। तो इस नाते इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि किसी को ऊंच और किसी को नीच क्यों कह रहे हैं। तो मेरी समझ से अगर मैं वंचित शोषित समाज के अवस्थाओं और दशाओं पर चर्चा किया तो फिर ब्राह्मणों पर भी चर्चा करनी होगी। अब ब्राह्मणों के योगदान पर मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं? इसलिए ऐसी चर्चा कर रहा हूं कि अन्य समाजों की तरह ब्राह्मण समाज भी मेरी दृष्टि में, ये मेरी नजर में, और मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे, दो राहें पर खड़ा दिख रहा है, दो राहों पर चलता दिख रहा है। वो एक रास्ते पर नहीं है, इस समय दो रास्ते पर है। एक रास्ता वो है जो संविधान के विरोध की तरफ ले जा रही है, जो परंपरावाद की तरफ ले जा रही है, जो धर्म के नारे लगवाने में ले जा रही है, और धर्म के आड़ में ही अधर्म छिपे रहते हैं। कोई पहचान पाता है, कोई नहीं पहचान पाता है। सीता मैया नहीं पहचान पाई थी, तो उस तरफ ले जा रही है। बहुत सारे ब्राह्मण उस रास्ते पर हैं, और वो रास्ता कोई आज का नहीं है, आदिकालीन रास्ता है। लेकिन कभी कम संख्या में ब्राह्मण उस पर गए, आज बहुत ज़्यादा संख्या में उधर जा रहे हैं, बल्कि कहें कि अधिसंख्य ब्राह्मण उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। और दूसरा कि बहुत सारे ब्राह्मण विज्ञानवाद, तर्कवाद, आधुनिकतावाद और संविधानवाद की तरफ जा रहे हैं। और इस नाते अगर आप देखेंगे कि इस समय समाज में जो ब्राह्मणों का, ब्राह्मणवाद का विरोध हो रहा है, तो उस विरोध करने वालों में भी बहुत बड़ी संख्या में और सबसे प्रमुख आवाज देने वाले भी ब्राह्मण हैं। तो यह समझना बहुत जरूरी हो गया है कि ब्राह्मण समाज आजादी के बाद देश के साथ, देश के लिए कैसा व्यवहार किया है, और ये दो राहे पर जाना कब आरंभ हुआ। और जैसा कि मैंने कहा कि पहले इधर कम लोग थे दक्षिण पंथ में जाने वाले, तो अब ब्राह्मणों की ज़्यादा संख्या उधर कब से चली गई है, क्यों चली जा रही है, और उधर जाने से ब्राह्मणों को और देश को क्या हासिल होगा, क्या भुगतना पड़ सकता है। इस नाते बहुत गंभीर विषय है। एक बात मैं और कह दूं, कुछ तथ्य होते हैं, सत्य होते हैं, उसको मानना पड़ता है। जैसे यह मान्यता कि हिंदू समाज में ब्राह्मण को आज भी लोग सम्मानित नजरिए से देखते हैं।
कोई उसको अन्यायकारी कहता है तो वो भी इसीलिए कहता है क्योंकि वो उसको ये लगता है कि इनके अंदर सामर्थ्य था न्याय करने का, इनको अवसर था, ये सत्ता में थे। तो अगर कोई अन्यायकारी कहता है ब्राह्मणों को, तो एक तरह से वो अपनी पीड़ा व्यक्त करता है, अपना क्षोभ व्यक्त करता है। इस नाते मैं ब्राह्मणों से कहना चाह रहा हूं कि आप उनके इस आक्षेप पर तुरंत बिलबिलाइए मत। हो सकता है कि जब आप पद पर रहे हैं तो आपसे गलतियां हुई हैं, ऐसा करके आप सोचिए। मुझे तो बहुत सारी गलतियां दिख जाती हैं, बहुत सारी गलतियां दिख जाती हैं। तो आप उनकी शिकायत को लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको 4 वर्णों में सबसे ऊंचा माना गया और जन्म से ऊंचे हो गए, पैदाइशी, और इसके अलावा सदियों तक और अभी भी तमाम गांवों में धरती का देवता कहा गया। तो देवता ने सही प्रसाद नहीं बांटा तो भी लोग नाराज हो सकते हैं कि भाई हमारे पूजन को तुमने स्वीकार क्यों नहीं किया, हमें आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तो अगर आप प्राचीन अवधारणाओं को लेकर चलेंगे तो भी लोगों को अपने दर्द के लिए आपको आक्षेपित करने, आपसे शिकायत करने का हक है। नवीन अवधारणा को लेकर चलें तो भी शिकायत करने का हक है। वो कैसे? ये समाज जो शूद्र वर्ण है, आज का जो ओबीसी एससी एसटी समाज है, या जो महिलाएं हैं, अगर ये ब्राह्मणों पर आक्षेप उठा रही हैं तो आज के नजरिए से भी आप देख सकते हैं कि तो इनका शिक्षा का स्तर यहां तक पहुंच गया कि अब ये जागृत हो गए और अपने लिए सवाल करने के लायक बन गए। तो क्या आपका इनको जागृत करने में कोई योगदान है? अगर है तो ये भी अच्छी बात है, आपने जो पेड़ लगाया वो फल दे रहा है। मेरी समझ से आक्षेप को दोनों ओर से, दोनों ही विचारधाराओं से स्वीकार करने लायक है। हां, यह देखना होगा कि कहीं इस आक्षेप का कोई अतार्किक विरोध तो नहीं कर रहा है ब्राह्मण होने के नाते या ब्राह्मणों का समर्थक होने के नाते, या कोई अपनी कमियों को छिपाने के लिए सारा दोष ब्राह्मणों पर वैसे ही तो नहीं मढ़ रहा है जैसे हमारी सरकारें अंग्रेजों पर, मुगलों पर या अन्य लोगों पर मढ़ देती हैं। ये भी एक कला है। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि निष्पक्ष चर्चा हो। एक बात मैं और भी कह दूं कि मेरे इन वीडियोज को, इन लेक्चर्स को, जो खासकर ब्राह्मणों के योगदान के लिए हैं, सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि ब्राह्मण युवक तो जरूर देखें। अब चलिए अगली बात पर चलते हैं। थोड़ा ब्राह्मणों को उनका अतीत याद दिला दें। 1857 की क्रांति में लड़ने वाले ब्राह्मण थे, और भी लोग थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और लोग नहीं थे, लेकिन क्योंकि मैं ब्राह्मणों के योगदान पर बात कर रहा हूं तो मैं करूंगा। आजादी की लड़ाई लड़ने वालों में सर्वाधिक ब्राह्मण हैं। संविधान सभा में जो संविधान पारित हुआ है, जिसको मैं सबसे बड़ी पुस्तक मानता हूं, मेरे लिए इससे पवित्र, इससे बड़ी कोई पुस्तक है ही नहीं। ये मेरा अपना विचार है, हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत हो ना हो, लेकिन इस किताब को जब पारित किया गया ना संविधान सभा में, 70% ब्राह्मण थे। 1-2% कम अधिक हो सकता है, लेकिन 70% ब्राह्मण थे। और आजादी के बाद से हम लिख सकते हैं 1950 ही लिख देते हैं, से 1990, मोर देन 40 ईयर्स भारत की राजनीति को चलाने वाले ब्राह्मण थे। 90 के बाद से टर्निंग पॉइंट आता है। तो हम पहले टर्निंग पॉइंट के बाद की स्थिति को थोड़ा दर्शा दें, दोनों समय की स्थितियों को दर्शा दें। इसके बाद से आज तक ये हो गया आपका 33 वर्ष और ये 40 वर्ष, लगभग अब आधा आधा है। और क्योंकि 1990 में मैं कक्षा 10 में था, इस नाते इधर का भी मैं ज़्यादा महसूस कर पाता हूं खुद से। अध्ययन की तो बात छोड़िए, और इधर तो जिंदगी हम लोग जी ही रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस नाते सभी समाज के लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरी इस वीडियो को खूब देखिए ध्यान से। तो संविधान सभा में 70% ब्राह्मण थे। संविधान की जो प्रारूप समिति है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसमें भी 70% ब्राह्मण थे, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे। भीमराव अंबेडकर जी के प्रमुख सहयोगी BN राव ब्राह्मण थे। और ध्वनि मत से सारी बातें पारित की गई है संविधान सभा में।
ऐसी संविधान सभा में सर्वाधिक एक जात या वर्ण के लोग अगर थे तो ब्राह्मण थे। तो आप चाहें तो इस बात पे गर्व कर सकते हैं, अगर आप ब्राह्मण हैं तो, कि संविधान सभा में सर्वाधिक ब्राह्मणों ने मतदान किया है। सबने किया, जितने थे सब थे, सबने किया, लेकिन सर्वाधिक इसमें संख्या के आधार पर योगदान ब्राह्मणों का है। लेकिन इस गर्व के बात तब आप कर पाएंगे जब फिर ये भी मानेंगे कि कहां से आप फिर इसके विरोध में अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ब्राह्मण दो राहें पर चल चुका है। पीछे के सारे ग्रंथ आप ही ने लिखे हैं। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को ही अधिकार था, दायित्व था। तो सारे वेद, पुराण, स्मृतियां, चालीसा, कृत कथाएं, व्रत कथाएं, पाखंड के नियम, पूजा के नियम, आध्यात्म के विधान, ज्योतिष और बलि प्रथा की कहानियां, ये सब आप ही ने लिखी है। यानी अच्छा और बुरा, धर्म में जो कुछ भी है वो आप ही के हिस्से जाने वाला है। मैंने देखा है कुछ ब्राह्मण लोग कुतर्क कर रहे हैं कि मनु महाराज राजा थे तो क्षत्रिय ने मनु स्मृति लिखी है। ये गलत बात है। लिखने का काम ब्राह्मण ही किए होंगे, चाहे कोई मनु जी रहे हों। तो ऐसा नहीं है। इस वर्ण की स्थिति पर चर्चा इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज भी यह समाज को दिशा दे सकता है। अगर यह समाज चाहे तो नीचे का सारा समाज बहुत अच्छी राह पर चलने को तैयार हो सकता है और भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। अगर हम एक दशा को देख ले, चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे। और चंद्रगुप्त? ब्राह्मण को अपने खुद के लोभ से थोड़ा परे होना पड़ेगा और इसके लिए आपकी स्थिति तैयार है। आगे देखते हैं, हम फिर बाद में चर्चा करेंगे कि कहां है और क्या करना चाहिए। तो 1950 में जब संविधान लागू होता है, एससी एसटी का रिजर्वेशन है सदनों में, इस नाते एससी एसटी समुदाय के लोग हैं, ओबीसी समुदाय के लोग कम संख्या में हैं, सर्वाधिक संख्या में सदन में ब्राह्मण हैं, प्रधानमंत्री ब्राह्मण हैं, लगभग सारी सेनाओं के सेना प्रमुख ब्राह्मण हैं, राष्ट्रपति लगातार लगभग ब्राह्मण हैं। कुछ कार्यकालखंड को बदल दिया जाए, जैसे बीच में 2 मुसलमान राष्ट्रपति बने, एक ज्ञानी जैल सिंह बने, उसके बाद एक दलित बने और शुरू के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। और अगर मैं ब्राह्मण का दायरा थोड़ा बड़ा करके उसमें कायस्थ और भूमिहार लोगों को शामिल कर लूं, जो उचित भी होगा, कहीं से गलत नहीं है, तो फिर सब कुछ ब्राह्मण लोग थे, सारे पदों पर थे। यहां तक कि एनसीईआरटी का सारा लेखक ब्राह्मण, सारे न्यायपालिका में बैठे जज ब्राह्मण, थानों में उस जमाने में अगर दरोगा जी लोग तैनात होते थे तो वो भी ब्राह्मण ही थे। अब आप कहेंगे तो ये तो आपने गलत किया। ये बहुत जल्दी मत कह लीजिए कि ब्राह्मणों ने ये गलत किया। गलतियां मैं आपसे बेहतर गिना दूंगा और आप भी गिनाइए, ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूं, लेकिन पहले ये तो जानिए कि शुरू में यही लोग क्यों थे। इसलिए ये लोग ज्यादा थे क्योंकि यह समाज सदियों से शिक्षा में जुड़ा हुआ था। तो अंग्रेजों के आने के बाद भी, जबकि अंग्रेजों ने सबके लिए शिक्षा खोल दिया, लेकिन शिक्षा का सबसे ज्यादा महत्व ब्राह्मण ही समझ रहे थे, इस नाते सबसे ज्यादा शिक्षित ब्राह्मण हुए। आपको बाबा साहब दिख जाएंगे, लेकिन बाबा साहब की करोड़ों की आबादी वाले समाज में जरा और शिक्षित खोजिए। और मैं अगर आज की भी बात कर लूं, बीच का कुछ समाज है, मैं इसमें गिनता हूं लोहार, बढ़ई, इन परिवारों में जाइए, देखिए शिक्षा का स्तर बहुत कम है। इनसे ज्यादा, इनसे नीचे माने जाने वाला समाज, मैं फिर से क्षमा चाहूंगा नीचे ऊपर मैं कह रहा हूं, लेकिन वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में रहा है कि इनसे नीचे माने जाने वाला समाज, जाटो समाज, चमार समाज, कोरी और कोली समाज, शिक्षा में इनसे इस समय बहुत आगे है, राजनीतिक जागरूकता में बहुत आगे है। इसी नाते जब वैकेंसी निकल रही है तो ओबीसी में बढ़ई लोग कम हैं, यादव लोग बहुत आगे हैं, सक्रिय हैं, कुर्मी लोग, जाट लोग यादव से कम सक्रिय हैं, लेकिन हाँ वो भी सक्रिय हैं तो उसके बाद वो दिखाई देते हैं। मौर्य लोग अभी सक्रिय हुए हैं। तो आप इससे जानिए कि जब जिस जाति समुदाय में जागृति की भावना आती है तब वो पदों पर जाता है। आजादी की लड़ाई में ज्यादातर ब्राह्मण ही क्यों थे? क्योंकि राजपूत समाज के लोग ज्यादातर, मैं पूरे समाज के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर रियासतों के राजा थे। 567 रियासतों में गिन लीजिएगा। बहुत ज्यादातर जमींदार थे।
तो जब वो जमींदार हैं अंग्रेजों के ही समर्थन से संभव है, रियासत में है तो अंग्रेजों से मिला जुला के रखना है, तो सीधी लड़ाई आज़ादी की नहीं लड़ते थे। इसके बावजूद भी बहुत सारे क्षत्रिय लोग बलिदान दिए हैं। दो नाम तो मैं यूं ही गिना दूं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। जी हाँ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को मैंने ही एक वीडियो में ब्राह्मण दिखाया है। मेरे एक श्रोता ने मुझे समझाया और मैंने चेक किया, वो ब्राह्मण नहीं है बल्कि वो तोमर राजपूत हैं। और मेरे लिए ये उतना ही गौरव की और गर्व की बात है जितना वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ब्राह्मण होते तो होता। वो कुछ भी होते, मुझे उनके बलिदान से उनकी पूजा करनी है, उनके जाति धर्म से नहीं। इसी नाते मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमेशा श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को मैं हमेशा श्रद्धा से प्रणाम करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने अलग जगाई शिक्षा की। ठीक है, उस समाज में जगाई जिस समाज में दूसरे नहीं जगा रहे थे, तो इसमें गलत क्या किया? शिक्षा देना तो गलत नहीं है ना। आगे चलते हैं। ऐसे ही रोशन सिंह है, तो तमाम राजपूत लोग भी योगदान कर रहे थे। इसके अलावा लगान मूवी आपने देखी होगी कि हैं तो राजा साहब, लेकिन अपने रियाया को समझा रहे हैं कि अंग्रेजों से ऐसे लड़ो। समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं? ताकि जो है छुप करके सहयोग कर ले, खुलकर तो कर नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, सारे समाज के लोगों ने किया होगा, लेकिन ब्राह्मण इसमें ज्यादा थे। उच्च वर्ण में ब्राह्मण सर्वाधिक थे। तो इसी नाते जब आजादी की लड़ाई के बाद जब संविधान बन रहा है, तो संविधान सभा में भी ज्यादा संख्या में ब्राह्मण हैं। अब सवाल आता है कि इनका योगदान एक तो इस संविधान के रूप में, दूसरा सभी जगह पर जमींदारियां थीं। तो जमींदारी उन्मूलन के कानून जिस समय पारित हुए, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री थे, ब्राह्मण थे। विधानसभा में सर्वाधिक लोग ब्राह्मण थे, लेकिन जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ और जमींदारियां समाप्त करके जमीनें जो हैं किसानों में बांटी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे लिए उतना ही पूज्य नहीं है जितना हमारी जात का कोई पूर्वज हो। वो सब हमारे पूर्वज हैं। 1950 के दिसंबर महीने में गुजर जाते हैं। संविधान लागू हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। रियासतों का एकीकरण करना है। अब मैं जो अगली बात बोलूंगा, इस पर कोई ये नहीं कह देगा कि ये श्रेय तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गया और ये उठा करके ब्राह्मणों को दे रहे हैं। जी हां, उस समय पर सबको श्रेय दिया जाता था। 1947 में देश आजाद हुआ और रियासतों के एकीकरण का प्रयास शुरू हुआ, और रियासतों के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ 1956 में, 1956 में। 1950 में ही सरदार पटेल साहब हमें छोड़ जाते हैं। तो सन 50 से 56 तक जो रियासतों का एकीकरण हुआ वो, और अगर हम सरकार के नाम पर देखें, क्योंकि आप जब कह देंगे कि 40 साल से आप सत्ता में हो, सन 46 से ब्राह्मण सत्ता में है, तो हम सरदार पटेल साहब को भी उस सत्ता के साथ होने के नाते ब्राह्मण मानेंगे। समझिएगा, इसमें एक एक व्यक्ति का बंटवारा नहीं होगा। सत्ता जब ब्राह्मण के हाथ में थी, यानी वो मुखिया बनकर था। जैसे मायावती जी जब मुख्यमंत्री हैं, अब उनका कोई मंत्री ब्राह्मण होगा तो भी ये मान लिया जाएगा कि मायावती जी का शासन है, जब आप सवाल करेंगे तब। तो एक मोटी बात अभी हो रही है, छोटी छोटी बात नहीं। तो रियासतों का एकीकरण किया। आगे चलिए रियासतों का एकीकरण के अलावा पांडिचेरी मिलाया गया, जो फ्रांस से लिया गया। सेना भेजी गई है, वहां युद्ध हुआ है फ्रांस से। गोवा, दमन, दीव मिलाए गए, पुर्तगाल से युद्ध हुआ है। 1961 में मिलाए गए हैं सब, नेहरू जी के कार्यकाल में। इसके अलावा 4 युद्ध हुए हैं, एक चीन से और 3 पाकिस्तान से। इन तीनों समय पर ये 40 साल में सारे लोग ब्राह्मण हैं। मान के चलिए कि ये ब्राह्मणों की सत्ता है, सर्वाधिक संख्या में ब्राह्मण हैं। और एक बात ये भी बता दूं कि इस 40 साल में जिस तरह से ब्राह्मण सत्ता में थे, आज तक के समय में कोई दूसरे वर्ण या जात के लोग उतनी ज्यादा सत्ता में नहीं रह पाए। होना भी नहीं चाहिए, इनको भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि जुडिशरी पूरी ब्राह्मण, सेना के प्रमुख भी लगभग ब्राह्मण, सारे प्रोफेसर्स विश्वविद्यालय के वीसी ब्राह्मण, पूरी मीडिया में लगभग ब्राह्मण,
और संसद में भी अगर आरक्षित सीटों को छोड़ दें तो सर्वाधिक संख्या में ब्राह्मण, अगर किसी एक जाति से तुलना करेंगे तो लगभग हम कह सकते हैं कि यहां पर ब्राह्मण का ही पूरा राज्य था। तो क्या ब्राह्मणों ने दुरुपयोग किया होगा? सत्ता जिसके हाथ में होती है वो दुरुपयोग के कालिक से बचा ले अपने आप को, यह संभव नहीं है। लेकिन इस 40 साल में जो हुआ, जरा उस पर नजर डालते हैं। तो जमींदारी उन्मूलन हुआ, जमींदारों से जमीनें ले ली गईं, लेकिन रत्ती भर एक कतरा भी खून नहीं बहा। हां, बिहार राज्य में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है कि वहां जमींदारी उन्मूलन कानून बना, पारित हुआ, लागू हुआ, लेकिन जमीन पर लागू नहीं हो पाया। यही कारण है कि बिहार पिछड़ गया। सबसे अच्छे से लागू हुआ है उत्तर प्रदेश में। इसी नाते उत्तर प्रदेश में आप नहीं सुनेंगे कि किसी आदिवासी के मुंह पर कोई पेशाब कर रहा है, न ये सुनेंगे कि कोई दलित घोड़े पर बैठा तो मुंह उखाड़ दी गई। ये घटनाएं यहां नहीं सुनेंगे या बहुत कम सुनेंगे। ये घटना आपको गुजरात में सुनाई दे जाएगी। उसका एक दूसरा कारण है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुनाई देगी। उसका एक अन्य कारण है, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहां रियासतें ज़्यादा थीं। तो ये घटनाएं आज वहीं उसी इलाकों में देखी जाती हैं जहां रियासतें रही हैं। अंग्रेजों का जहां शासन था वहां इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहां शिक्षा का प्रसार ज़्यादा हुआ, कुरीतियों को रोका गया। तो इस समय जमींदारी उन्मूलन हो रहा है। पहले तो संविधान बन रहा है, जमींदारी उन्मूलन हो रहा है, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आधुनिक भारत की नींव रखी जाती है। एम्स, IIT, तमाम उद्योग सरकारी हैं सब, और टैक्स का पैसा था ही नहीं, देश लूटा पीटा था। कितने तो बांध बनाए गए। एक बांध बनाएंगे ना आप, रिहंद बांध या भाखड़ा नांगल बांध, एक बांध बनाने में ना, ये जो आज की सरकार है 10 साल से विकास का झुंझुना झुला रही है ना, सब उसी में खत्म हो जाएगा। सरदार पटेल जी की जो मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है ना, जितना उसमें खर्च आया होगा उससे कई गुना खर्च में पूरे भारत में प्राइमरी स्कूल खुलवाई है पहली सरकार। सबको शिक्षा देने का काम किया। ये तो अच्छी बात है कि आप शिक्षा क्यों दे रहे थे। वैसे वो आप कोई ब्राह्मण बन के नहीं सत्ता में थे, वो संविधान के तहत वोट पाकर सत्ता में थे, वो सबके प्रधानमंत्री वो लोग थे। लेकिन चाहे जो भी थे, स्कूल इसीलिए खोल रहे थे ना कि लोग शिक्षित हों, अपने अधिकार जाने, और जब अधिकार जानेंगे सवाल करेंगे। अच्छी बात है, सवाल होना चाहिए। ये तो वही उसी वृक्ष का फल है जो लगाया गया है, और इसीलिए लगाया ही गया था। अगर स्कूल नहीं खोले जाते तो 90 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करके भी आप नौकरी किसको देते बताइए? स्कूल ही नहीं खुले होते तो कौन पढ़ता, कहां पढ़ता? तो यह ठीक है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट और पहले भी लागू हो सकती थी, हो जानी चाहिए थी, लेकिन मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने पर योग्य लोग मिले, इसके लिए सरकारों ने जो स्कूल और शिक्षण संस्थान खोले थे उसको आपको श्रेय देना पड़ेगा। और श्रेय कोई मुफ्त में नहीं दे रहे हैं, लोगों ने इनको वोट भी तो दिया था, सारे समाज ने इनको चुन चुन कर भेजा है, तो इन पर भरोसा तो था। आज तो ब्राह्मणों की दशा वो है कि गांव में प्रधानी नहीं जीत पा रहे हैं। जानते हैं क्यों दशा है? जो सबको साथ लेकर चलने वाली प्रवृत्ति ब्राह्मणों की, आज उससे ब्राह्मण लड़के दूर जा रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा जाना किधर है, क्योंकि जो दो रास्ता था अब वो दूसरा वाला रास्ता पकड़ लिए हैं। अभी बताऊंगा। इस बीच ही भारत जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश बनता है, हरित क्रांति करता है, पूरे भारत में सबको खाने को मिल जाता है। और एक बात और, जो नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा में अपनी भाषा में बोले तो लोग हंसने लगे, बात तो बहुत अच्छी कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, परिवार नियोजन के साधन और परिवार नियोजन, ये भारत में इंदिरा गांधी सरकार 1974 में लाती है। आज हम जितने विवाहित लोग हैं और जितने भी विवाहित नहीं हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में लोग हैं, जी हां, खुलकर बोलना जरूरी है, उसी परिवार नियोजन के लिए अपनाए गए उपायों से अपना सामान्य जीवन बहुत खुशहाल जिंदगी जी पा रहे हैं। ये महिलाएं और लड़कियां जो बाहर जाके काम कर रही हैं, पढ़ रही हैं ना, इसमें उन विकासों का बहुत बड़ा योगदान है। यानी महिला सशक्तिकरण के पीछे इसका बहुत बड़ा योगदान है, जनसंख्या रोकने का बहुत बड़ा योगदान है। ये भी वही सरकार की है।
हरित क्रांति हुई जिससे सबका पेट भरने लगा, परिवार नियोजन आया, जनसंख्या नियंत्रित हुई, चिकित्सा के तमाम उपाय अपनाए गए। सारे बच्चे भी, मैं भी गांव में पैदा हुआ हूं जहां गांव की कोई मजदूर अनपढ़ महिला बच्चा पैदा करवाती थी, जो सबसे ज्यादा अनपढ़ होती थी, जो अछूत समाज में अछूत होती थी, वो बच्चा पैदा कराने का काम करती थी। और आज जो डॉक्टर नहीं MD MS पढ़ के आती है वो बच्चा पैदा करवा रही हैं। ये इतनी बड़ी क्रांति की छलांग कौन लगाया? इसी 40 साल में सब हो गया है, नींव रखी जा चुकी है। और इतना ही नहीं, सबको जोड़कर भी लेकर चला गया, जिसकी वजह से समाज जुड़ा रहा। उससे भी एक बड़ी बात, 1969 में बैंकों का यानी पूंजीपतियों से सारा धन लेकर के राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, देश को दिया गया। जो लोग कहते हैं गरीबी हटाओ का नारा लगा रहे थे, गरीबी हटाए नहीं। जुगाली करने से काम नहीं चलेगा। आंकड़े जारी कर दो कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो कितना धन बैंक का था जो भारत के समृद्धि में काम आया। आज की तरह तब की सड़कें टोल टैक्स के दम पर नहीं बन रही थी। छोटे मोटे पुलों पे केवल टैक्स लगता था, सारी सड़कें फ्री थी जनता के लिए। ऐसा नहीं है कि पर किलोमीटर 2 रुपए का टैक्स लगा के तब सड़क बना रहे हैं आप। ये नहीं था, फ्री में बनाना था सब, और टैक्स पेयर भी नहीं थे। अगली बात, तो एक तरफ पूंजीपतियों से पंगा लिया। मैं फिर से बोलूंगा, ब्राह्मण सत्ता में थे, पूंजीपतियों से पंगा लिया, वैश्यों से पंगा लिया। आज वैश्य भाई को दे दो। और जाति की बात नहीं कर रहा हूं, कर्म के हिसाब से बात कर रहा हूं। न जाने कौन कौन से, अब तो हर जात के लोग वैश्य का काम कर सकते हैं, कर रहे होंगे। तो कौन अडानी जी की जाति पता लगाए? टाटा एयरलाइंस को इंडियन एयरलाइन बनाया गया, तब भारत की पहली एयरलाइन खड़ी हो गई। आज इंडियन एयरलाइन टाटा एयरलाइन बन गई। अब भारत की कोई अपनी एयरलाइन ही नहीं है। भारत दुनिया में एक ऐसा अनोखा मुल्क हो गया। इन्हीं 40 वर्षों में एक बहुत बड़ा और काम हुआ। वो क्या हुआ? रियासतदारों से झगड़ा मोल लिया गया। सरदार पटेल जी और उसके बाद जो रियासतों का एकीकरण हुआ था, तो रियासतदारों से एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी। भारत के संविधान के भाग 19 में वो मिलेगी, जिसके अनुसार उनको प्रीवी पर्स यानी प्रिविलेज्ड पर्स यानी विशेषाधिकृत अमाउंट दिया जाता था, जो अनिवार्य रूप से उनको दिया जाएगा, जिसमें संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। ये था अनुच्छेद 362 में, जिसको निरसित कर दिया गया। 362 में देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक बार में संशोधन करके प्रीवी पर्स बंद कर दिया, और उसको बंद करने का भी एक सबूत यहां छोड़ दिया। 1971 के संविधान में अनुच्छेद 363 को देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। रिकॉग्निशन ग्रांटेड टू रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स सीज एंड प्रीवी पर्स टू बी एबॉलिश्ड। बहुत बड़ा धन पुराने रियासतदारों को जाता था, जिससे देश की गरीबी मिटाने में धन कम पड़ रहा था। यह सारा प्रीवी पर्स बंद कर दिया गया। यहीं तक नहीं, जयपुर यानी मान सिंह घराने के खजाने को निकालने के लिए 5000 ट्रक लगाई गई थी। जी हाँ, 5000 ट्रक, पता लगा लीजिएगा। और ज्यादा लगे तो 500 कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों के लिए 500 चाहे 5000 में क्या अंतर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सेना का ट्रक लगा करके, उस समय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 थी जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है, उसको रोक दिया गया था। और जयपुर घराने से वहां पे आमेर का किला है मान सिंह का, तालाब में बहुत सारा सोना जवाहरात रखा हुआ था, वो सब निकलवा करके देश के हवाले किया गया। तब उससे गरीबी मिटी है। उससे जो है हरित क्रांति लाने के लिए किसानों को उन्नत बीज मुफ्त में दिए गए, उपकरण दिए गए। मैं किसान का बेटा हूं। मेरे घरों में जब मैं छोटा था 84-85 में, तो तमाम तरह के उपकरण इधर उधर फेंके रहते थे। क्या सरकार ने दिलवाया है? मुफ्त में दिलवाई थी सरकार। कहां से? तो ये तमाम काम किया गया। और जो सबसे बड़ा काम हुआ है, जो सबसे बड़ा काम है, जिस पर मैं ब्राह्मण के नाते गर्व करने के लिए कहूंगा ब्राह्मणों को और सभी मतदाताओं को भी, कि आपके वोट से ही तो सरकारें रही होंगी ना।
खतरा नहीं था संविधान को, सुरक्षित था बिल्कुल। जी हां, इमरजेंसी लागू की थी इंदिरा गांधी ने, लेकिन इमरजेंसी के उस प्रावधान से जो इसमें लिखा हुआ है, इसी नाते 1 साल के बाद कार्यकाल नहीं बढ़ा सकी इमरजेंसी का और उनको चुनाव में उतरना पड़ा, जबकि वो जान रहे थे कि सुपड़ा साफ होने वाला है। और ठीक किया, जनता ने उनको बुरी तरह हरवा दिया। लेकिन क्योंकि वो इमरजेंसी संविधान के तहत थी, आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आप उसके खिलाफ लोगों से कह सकते थे। अब जब संविधान जहां का तहां है, इमरजेंसी चल रही है, तब क्या कर पाएंगे आप? तो 40 वर्ष के कार्यकाल पर सवाल बहुत से हैं, हो सकते हैं, होने चाहिए। जिन लोगों ने वोट दिया उनका हक है कि सवाल करें, जो सत्ता में थे उनसे सवाल होना चाहिए। और चूंकि सत्ता में लगभग 80% ब्राह्मण थे सारे पदों पर, तो इस नाते और ज़्यादा सवाल होना चाहिए, वो देश को और अच्छा कर सकते थे। इसी बीच सैटेलाइट का आविष्कार होता है भारत में, मतलब प्रगति होती है, उपग्रह जाते हैं, भारत परमाणु संपन्न देश बनता है। जबकि 90 के बाद भी नरसिम्हा राव जी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही है, शंकर दयाल शर्मा रहे हैं, प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन मैं उस कार्यकाल को ब्राह्मणों का उस तरह का कार्यकाल नहीं मानूंगा जैसे सन 90 तक था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ब्राह्मणों के प्रति समाज का विश्वास खत्म हुआ, कि जब ब्राह्मणों ने इतना कुछ किया तो विश्वास कैसे खत्म हो गया? कि आज की स्थिति यह है कि पूरे भारत में शायद 2 मुख्यमंत्री ब्राह्मण होंगे, एक ममता बनर्जी जी हैं और एक शायद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में मेरा कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं है। अभी आज ही मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो भी ब्राह्मण हों। आप पता लगा लीजिए, हो सकता है केरल के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हों, हो सकता है कहीं गोवा के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हों, लेकिन लगभग कहीं किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्राह्मण है तो नहीं ही, आप बनाने की बात भी नहीं कर सकते। इस तरह से समाज से आपको दूर किया गया है। लेकिन मैं नहीं मानता कि इसमें समाज का दोष है, इसमें ब्राह्मणों का दोष है। जो 90 के बाद ब्राह्मण कर रहे हैं उसी की वजह से ऐसा हुआ है, या कि समाज ही दोषी हो गया कि इनके इस कीर्ति को नहीं मान रहा है। आखिर क्या है? तो मैं इस पर एक बात कहूंगा कि ऐसा नहीं है। अगर समाज ही नहीं मानता तो सारी पार्टियों में प्रवक्ता बना दिए जाते हैं ब्राह्मण, हर एक पार्टी की सरकार में मंत्री बनाए जाते हैं और अच्छे पदों पर रखे जाते हैं। और यह भी नहीं कि किसी को बस केवल ऐसे ही प्रतीकात्मक काठ का उल्लू बना के रखना हो, अच्छे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और पद दिए जाते हैं। यानी समाज अभी भी ब्राह्मण के प्रति एक अच्छा भाव रख रहा है। तो क्या ब्राह्मण का दायित्व तो नहीं बनता है कि वो संपूर्ण समाज के प्रति अच्छा भाव रखे? बिल्कुल बनता है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखें तो देश अच्छा बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आज भी 40% सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में है। मीडिया में आप हैं, अगर मीडिया में बैठकर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप शेष ब्राह्मणों को नफरत का कारण बना देंगे, या कि अगर मीडिया में बैठकर आप मीडिया का जो दायित्व, संवैधानिक दायित्व है, उसको निभाएंगे तो ब्राह्मणों का सिर गर्व से ऊंचा करेंगे। ये जितने भी ब्राह्मण हैं उनको सोचना है, क्योंकि इसी मीडिया में पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार भी हैं, और इसी मीडिया में चित्रा त्रिपाठी भी हैं, और तमाम सुशांत सिन्हा भी हैं, जो कि मैंने कायस्थ लोगों को ब्राह्मण मान लिया है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैंने बस दोनों तरह के लोगों को बता दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं, अभी कल का उनका एक ट्वीट आया है कि भला हो कि क्रिकेट में आरक्षण नहीं है, न जाने किस मानसिकता से ट्वीट वो कर रहे थे। तो अपने दरबे के, दिमाग के दरबे से बाहर न निकलने वाले ब्राह्मण पत्रकार भी हैं, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अपने दिल को विस्तारित करने वाले, बड़ी दिमाग से सोचने वाले भी पत्रकार हैं। ऐसे ही अदालतों में भी, न्यायपालिका में आज भी सर्वाधिक ब्राह्मण हैं, प्रशासनिक पदों पर सचिव के रूप में सर्वाधिक ब्राह्मण हैं अभी भी। तो अभी भी आपके पास अवसर है कि आप अपने उन कृतियों को करिए जो कृति करने की अपेक्षा आपसे करते हुए समाज ने आपको वोट दिया था। जिस समय आपको वोट देके सत्ता में बैठाया होगा, बदले के लिए नहीं वोट दिया होगा। तो इतने सारे गौरव के क्षण हैं, लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी क्यों हो रही है? जानते हैं क्यों हो रही है? ब्राह्मणों की यह स्थिति इसलिए हो रही है क्योंकि एक इतना बड़ा झूठ फैलाया गया देश में कि पंडित नेहरू ब्राह्मण नहीं मुसलमान है। जिस व्यक्ति पर उस पूरा देश गर्व करता है,
जिस व्यक्ति की विश्व में पहचान है उस देश के न केवल प्रधानमंत्री के नाते बल्कि उस देश के नागरिक के नाते, चाहे बाबा साहब हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, महात्मा गांधी तो बहुत ऊंची चीज है। इन लोगों को दुनिया में जाकर सुनिए कि इन लोग क्या के बारे में क्या समझा जाता है, कितनी अच्छी मान्यताएं हैं, और इन लोगों के दौर में जाइए कि इन लोगों को कितना महत्व मिला है। और आज न जाने कहां से चिट पुर्जा देख करके आप साबित कर लेते हैं कि मुसलमान थे। अच्छा ठीक है, अगर वो मुसलमान थे तो अच्छी बात, भाई क्या हुआ, मुसलमान थे, बहुत अच्छा काम किए। सन 46 से 64 तक में वो 3-4 चुनाव लड़े और बम्पर जीते। तो उनके समय के लोग ऐसा तो था नहीं कि वोट देना जानते नहीं थे। तब तो इतना हुआ करने वाले मीडिया कर्मी भी नहीं थे, 10 लाख भीड़ जुटाने वाली पूंजीपति भी नहीं थे, एडिटिंग कॉपी पेस्ट करके अच्छी वीडियो बना करके अच्छा दिखाने वाले सिस्टम भी नहीं थे। उस समय दिलों पर राज किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन उनको मुसलमान दिखाने में जो सबसे ज्यादा लोग लगे हैं वो ब्राह्मण हैं। अच्छा, ये मुसलमान दिखाकर करते क्या है और पाएंगे क्या? अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुसलमान दिखाने वालों के दिमाग को पढ़ा जाए, वैसे तो उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जो ये करवाना चाह रहे हैं इसके प्रति ब्राह्मणों में नफरत पैदा करवानी है। जब तक ब्राह्मणों की श्रद्धा पंडित जवाहरलाल नेहरू में रहेगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तक ब्राह्मणों के आदर्श रहेंगे, तब तक ब्राह्मण संविधान से जुड़ा रहेगा। यह होता है, व्यवहारिक बात है और अच्छी बात है। इसी नाते तो संविधान सभा में सारे जाति धर्म वर्ग के लोग रखे गए थे, ताकि कम से कम उस नायक में अपने यकीन रख के लोग संविधान के प्रति आस्था रखें। तो जिस संविधान को तुमने 40 साल सुरक्षित रखा, कभी नहीं उठा कि संविधान खतरे में, और जो रखने वाले थे सारे प्रधानमंत्री ब्राह्मण थे, लगभग सारे राष्ट्रपति ब्राह्मण थे, आप उनको मुसलमान साबित करने पर लगे हुए हैं। तो एक दिन वो भी आ जाएगा जब मुस्लिम समाज खुद कह देगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे नहीं थे, हमारे थे। तब समझ में आएगा कि ब्राह्मणों ने क्या खो दिया। फिर आपके साथ एक ही चीज बचेगी, जो आपके धर्म ग्रंथ हैं, जिनमें बहुत सारी कुरीतियां और भेदभाव के सूत्र भी लिखे हुए हैं। और नीचे का समाज चूंकि अब पढ़ा लिखा है, आगे बढ़ गया है, बढ़ जाना चाहिए, देश आगे विकसित हो, इसके लिए जरूरी है। वो आपसे उन्हीं कुरीतियों पर सवाल पूछेगा कि ये आपने क्यों लिखा। जब ये आप छोड़ देंगे ना, तो उसका चाहे कोई उत्तर दें, आप में किसी की न श्रद्धा रहेगी, न इच्छा रहेगी आपके साथ उठने बैठने रहने की, न लोग आपको पसंद करेंगे। क्योंकि जब ये आप छोड़ेंगे तो विज्ञानवाद तर्कवाद आप भूल जाएंगे, और बहुत तेजी से भूले भी हैं। और जिस चीज को पकड़ने जाएंगे उसके बाद उसमें जो कुरीतियां हैं उसका बचाव आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा समाज जागृत हो गया है। महिलाओं से कहेंगे सती हो जाओ होंगी, अछूत से कहेंगे 4 पत्ता लगाओ पानी पिलाएंगे, वो पिएगा। 40 साल में जो प्रगति हुई है उसका श्रेय तुम्हें है, तुम ले सकते हो, लेकिन इसकी एक शर्त है कि आगे भी इसके साथ चलना है, इसी को मजबूत करना है। 40 साल जो आपका एक छत्रराज चला, इसमें 2 समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। वैसे तो मैं कहूंगा सबका रहा, लेकिन 2 समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक पूरा का पूरा अल्पसंख्यक समुदाय आपको वोट कर रहा था, आपको सत्ता में बैठा रहा था, और दूसरा पूरा का पूरा दलित समाज जो आज का SC ST समाज है, वो आपके साथ रहा। और आप, ऐसा नहीं कि OBC समाज नहीं था, OBC समाज में भी बहुत सारे लोग थे, नहीं तो 52-53% वोट कहां से मिलता। लेकिन OBC समाज में कुछ जातियां जो जागृत थीं, वो अपने हक की मांग कर रही थी। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ही नेतृत्व किया। तो सन 90 से अब तक उन्हीं जातियों के हाथों में प्रदेशों की और देश की सत्ता गई भी है। इससे भी सीखने को मिलेगा कि जो जितना सतर्क रहेगा और राजनीतिक रूप से चैतन्य रहेगा, उसे ही सत्ता मिलती है। और फिर सवाल भी उसी से होगा, OBC लोगों से सवाल होगा कि जब हमने सत्ता तुमको दी तो फिर इस पर खतरा क्यों आने लगा है, बताओ। ये सवाल होगा। इस नाते OBC समुदाय को भी मैं चेतावनी दे रहा हूं कि आप नेता अपना मानिए, चाहे हमें मानिए या खुद को मानिए या छोटे भाई को मानिए, बड़े भाई को मानिए, किसी भाई को मानिए, सब भाई भाई हैं।
लेकिन सत्ता देते समय ये सोचिए कि जब वो सत्ता हट जाए तो आप उस पर गर्व करने लायक रहें, क्योंकि ये लोकतंत्र है, एक के बाद दूसरे को जाना ही चाहिए। ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए वो कर भी रहे हैं। 40 साल सत्ता में थे ना, अगले 60 साल शांत होकर इंतजार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही हमेशा सत्ता में क्यों रहेंगे? लेकिन आपने क्या किया, जैसे ही आपकी सत्ता अभी थी ही गई भी नहीं थी कि आपने 1990 में आंदोलन शुरू किया और रास्ता बदला, और जिन अल्पसंख्यकों के दम पर आप सत्ता में थे सबसे पहले उनको गाली देना शुरू कर दिया। अगर नीचे का वर्ग गाली दे रहा है, क्योंकि आज सब लोग गाली दे रहे हैं मुसलमानों को, तो रोकने के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी थी। दूसरी जिम्मेदारी ओबीसी के और एससी के उस समुदाय के नेताओं की थी जिनको इन्होंने इसके बाद वोट दिया है। तो मुसलमानों को, मैं खास करके मुसलमानों के लिए कह रहा हूं, इनको तो दोनों ने छोड़ दिया। ब्राह्मणों को 40 साल वोट दिया उन्होंने भी, और फिर यादव और मायावती जी के हिसाब से और रामविलास पासवान जी के हिसाब से कहें तो एससी समुदाय के लोगों, हरियाणा में अगर चलें जाट लोग वहां सत्ता में आते हैं, गुजर लोग आते हैं, सबने धोखा दे दिया। सबने कहा मारो मारो मारो, इनके हाथ से खाओ मत, गलत है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ब्राह्मणों का योगदान बताने के माध्यम से ही यह भी बता रहा हूं कि क्या किसी को भी नहीं करना है, आग नहीं लगानी है देश में, इसको बचा के रखना है। तो इतने सारे उपलब्धियों 1950 से 1990 की उपलब्धियों को एक तरफ रख दीजिएगा और पिछले 1000 साल की उपलब्धियां भारत की एक तरफ रखिएगा, ये ज्यादा पड़ेंगी। इस पर हमें गर्व है, इस नाते नहीं कि हम ब्राह्मण हैं, ये तो संयोग से है कि हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए। इन सरकारों पर गर्व है कि इसी समय की सरकारों ने इतना काम किया था, और जाते जाते बीपी सिंह जी ने जो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, उसने भारत को बहुत आगे ले जाने का काम किया। 90 के बाद पर मैं चर्चा आगे करूंगा। सारे रियासतदारों ने रियासतें चली गई, प्रिवी पर्स बंद हो गया, जमींदारों की जमींदारियां चली गई, कितनी तरीके से सब किया गया कि एक भी जमींदार कहीं अपने रियाया को गोली मारने नहीं गया। आज भी जमींदारों का इतना हक हुकूक है, इतना रुतबा है अपने इलाके में कि अगर उस समय बंदूक उठाते तो क्या हो जाता। तो ब्राह्मणों ने मैं सिर्फ इस नाते कह रहा हूं क्योंकि इसी पर टॉपिक है, सत्ता ने इतना सही से संतुलित किया, सबको मना लिया कि लोग मान गए। देश विभाजित था, हिंदू मुस्लिम की खाई थी, लेकिन पता ही नहीं चला विभाजन के बाद कि ये देश विभाजित हो चुका है। लोग एकदम आराम से एक साथ रहने लगे। आज चले जाइए आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में, किंग्सवे कैंप नाम की वो जगह पूरी है, मुखर्जी नगर भी उसी का हिस्सा है। पाकिस्तान से आए हिंदुओं को बसाया गया है और वो लोग बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौतियां उस समय की पार की गई, आपको उस पर गर्व करना है। लेकिन यह गर्व तभी सार्थक होगा जब इस पुस्तक के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा और आस्था बनी रहेगी। नफरत के बीज बोएंगे, उगने देंगे, उगने में सहयोग करेंगे, या खुद नफरती पेड़ बन करके फलेंगे, तो अब प्रधानमंत्री तो आप हैं नहीं, मुख्यमंत्री हैं नहीं, गांव के प्रधान चुने भी नहीं जाएंगे, ये जान लीजिए। मैं एक बात बीच में बता दूं कि नरसिम्हा राव जी की सरकार ने पंचायती राज नगर पंचायत संबंधी संशोधन किया और उसमें आरक्षण की व्यवस्था की कि महिलाओं को, ओबीसी को, एससी एसटी को रिजर्वेशन रहेगा। तो जैसे संविधान में, संसद में और विधानमंडलों में एससी एसटी का आरक्षण हुआ 10 वर्ष के लिए और बाद में बढ़ाया जाता रहा, वहां तो हमेशा के लिए आरक्षण हुआ है। तो कुल मिलाकर हमने आज वीडियो का पहला पार्ट बनाया है कि आज़ादी के बाद ब्राह्मणों का योगदान जो है वो किस रूप में रहा है, देश को कहां तक ले जाया है, कि जिस देश में किसी के पास चप्पल नहीं था, आज कोई चप्पल टूटने तक नहीं पहनता है, कपड़े नहीं थे, आज कोई फटने तक नहीं पहनता है। लेकिन ये मैं यहीं तक की बात कर रहा हूं, इसके बाद 91 से 90 तक, 2000 तक भी बहुत बड़ा बदलाव हो गया था। फिर मैं दूसरे फेज में 90 के बाद की राजनीति पर चर्चा करूंगा। एक निवेदन के साथ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं हर एक वर्ग के हिसाब से भी वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि भारत में जो
भेदभाव, जो नफरत फैल रही है वो कम हो, क्योंकि हमारी नफरत हमारे संविधान को कमज़ोर कर देगी और हमारी एकता, हमारा भाईचारा, हमारा परस्पर भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी ही इसकी मजबूती का आधार स्तंभ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।